हेलो विद्यार्थियों। पिछले क्लास में हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ रहे थे। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में हमने बताया था कुछ स्टेप्स। जिन स्टेप्स में मैंने पहला स्टेप आपको बताया था कि जो अयस्क होते हैं वो बड़े बड़े पत्थरों के रूप में होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है उन पत्थरों को तोड़ना, पीसना नहीं, तथा उन अयस्कों का सांद्रण करना, यानी उनको साफ करना। ठीक है, यानी उनका ध्रुवीय दामन करना, चुंबकीय पृथक्करण करना, ये सब प्रक्रियाएं हम लोग करते थे। ठीक है, ये हम लोग को बताया गया था। दूसरा हम लोग देखें अगर, तो जो साफ सुथरा अयस्क था उसका हम लोग क्या किए थे, कैल्सिनेशन, निस्तापन किए थे। तो निस्तापन करने के लिए क्या करना पड़ता है बाबू? तो निस्तापन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो सांद्रित अयस्क होता है, नहीं, जो साफ सुथरा अयस्क होता है, उस साफ सुथरे अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में या वायु की अनुपस्थिति में प्रबल रूप से गर्म किया जाता है। गर्म करने से होता क्या है, तो मैंने बताया था गर्म करने से क्या होता है, तो जो नमी होती है अयस्क में, नहीं, साफ सुथरे अयस्क में जो नमी होती है वो नमी उड़ जाती है। साथ साथ जो वोलेटाइल अशुद्धियां होती हैं, यानी जो वाष्पशील अशुद्धियां होती हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब हमारे क्या हैं, वोलेटाइल अशुद्धियां हैं। तो ये सब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके गैस का फॉर्म करती थी और ये सब बाहर निकल जाती हैं। तो ये हम लोग को बताया गया था। ठीक है, कैल्सिनेशन करने से और क्या होता है, तो कैल्सिनेशन करने से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि जो फेरस ऑक्साइड होता है वो फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। अगर फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में नहीं बदला जाए तो इसके कारण क्या होगा, जो फेरस ऑक्साइड होगा वो SiO2 से रिएक्शन करके FeSiO3 बना लेगा, यानी कि स्लैग बना लेगा भाई। और स्लैग भारी होता है तो वो बर्तन तल पर नीचे बैठना शुरू कर जाएगा। तो यहाँ बर्तन का तल कहने का मतलब क्या है, वहाँ बर्तन क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस। ध्यान रखना, भट्ठी जो होती है हमारी, नहीं, उसको हम लोगों को बर्तन यहाँ पे बोल रहे हैं। तो स्लैग जो होगा वो बर्तन तल पर नीचे बैठने लगेगा, यानी फर्नेस के नीचे बैठने लगेगा। ठीक है, तो इससे होता क्या था कि हमको आयरन का लॉस होता था। इससे क्या होता था बाबू, हम लोग को आयरन का लॉस होता था। तो आयरन का लॉस हम लोगों को नहीं हो, इसके लिए जरूरी था कि FeO को Fe2O3 में बदल दिया जाए। नहीं, तो FeO को Fe2O3 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो FeO का ऑक्सीडेशन यानी कैल्सिनेशन, FeO प्लस O2 करते थे तो बनता था Fe2O3। ये मैंने बताया था। साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैल्सिनेशन करने से क्या होता है, तो जो ओर्स होते हैं, जो अयस्क होते हैं, वो पोरस हो जाते हैं, छिद्रित हो जाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब कैल्सिनेशन के बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हम लोग का आता है स्मेल्टिंग। नहीं, तो स्मेल्टिंग क्या है, तो अभी पिछले क्लास में मैंने जस्ट स्मेल्टिंग आपको बताया था। तो स्मेल्टिंग में मैंने क्या बताया था, स्मेल्टिंग में मैंने आपको बताया था कि किसी भी धातु के ऑक्साइड को, किसी भी धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन ऑक्साइड, नहीं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनो। स्मेल्टिंग में क्या होता है, तो किसी भी धातु के ऑक्साइड को, किसी भी धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है। और अभिक्रिया करवा के जो मेटल ऑक्साइड है उसका रिडक्शन करवाया जाता है। क्या कराया जाता है, रिडक्शन। रिडक्शन कराने से होता क्या है कि जो मेटल ऑक्साइड है उसमें से मेटल अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो जिसके कारण हमको मेटल प्राप्त हो जाता है। तो निष्कर्षण का मेन काम तो यही है कि मेटल प्राप्त करना है, ध्यान रखना है। तो हम लोग सारी प्रक्रियाओं से करके मेटालिक ऑक्साइड पे तो पहुंच गए हैं, ध्यान रखना है। साफ सुथरे मेटालिक ऑक्साइड पे पहुंच चुके हैं, सूखा मेटालिक ऑक्साइड पे पहुंच चुके हैं। नहीं, अब क्या करना है, मेटालिक ऑक्साइड में से मेटल को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में किस रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा, तो या तो कार्बन काम करेगा या तो कार्बन मोनोऑक्साइड काम करेगा। ठीक है, रिडक्शन का काम यहाँ पर मेटालिक ऑक्साइड के रिडक्शन का काम कौन करेगा बाबू, तो या तो कार्बन या तो कार्बन मोनोऑक्साइड। एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ जो लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पर कि निस्तापन के बाद स्मेल्टिंग की प्रक्रिया की जाती है। निस्तापन के बाद स्मेल्टिंग की प्रक्रिया की जाती है। स्मेल्टिंग करवाने के लिए ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्मेल्टिंग करवाने के लिए, स्मेल्टिंग करवाने के लिए कैल्सेनाइड अयस्क। कैल्सेनाइड अयस्क का मतलब वह अयस्क जिसका कैल्सिनेशन, वह अयस्क जिसका कैल्सिनेशन आपने करवा दिया है, वो है कैल्सेनाइड अयस्क। नहीं, कैल्सेनाइड अयस्क कोक तथा लाइमस्टोन, ध्यान रखना है, कैल्सेनाइड अयस्क, कोक तथा लाइमस्टोन, इन सबको इकट्ठा कर लिए।
स्मेल्टिंग करवाना है, तो स्मेल्टिंग करवाने के लिए अब ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग क्या क्या डालेंगे वो हम लोग को बताया जा रहा है। तो ब्लास्ट फर्नेस में क्या डालना है, कैल्सिनाइड अयस्क डालना है, कोयला, कोक मतलब क्या है कोयला, कोयला का चूर्ण डालना है, और लाइम स्टोन, लाइम स्टोन का मतलब क्या होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट आपको डालना है, CaCO3 आपको डालना है, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर डालना है। अब इन तीनों का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात होगा 8, जो कैल्सिनाइड अयस्क है वो 8:4:1, तो 8:4:1 का मतलब कि अगर 8 ग्राम कैल्सिनाइड अयस्क होगा तो 4 ग्राम कोक होगा और 1 ग्राम क्या होगा, लाइम स्टोन होगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, स्मेल्टिंग कराने जा रहा हूँ, तो स्मेल्टिंग कराने के लिए हम लोग एक मिक्सचर बना रहे हैं, ठीक है। और वो मिक्सचर कैची का है बाबू, कैल्सिनाइड अयस्क का है, कोक का है और लाइम स्टोन का है। नहीं, इनका रेशियो क्या है, 8:4:1। अब इनको ले लिए और इनको लो कर हमको ब्लास्ट फर्नेस में डालना है, ठीक है। चलो, तो वही बात लिखा हुआ है, लाइम स्टोन को कितना रेशियो दिया हुआ है, 8:4:1 रेशियो में मिलाकर ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। वही बात जो मैंने बोला यहाँ पर, नहीं तो इनको ब्लास्ट फर्नेस में आपको डालना है, ठीक है। अब थोड़ा नीचे हम लोग को लिखा हुआ है, देखा जाए तो लिखा हुआ है उसी समय उस ब्लास्ट फर्नेस में गर्म हवा, नहीं बहुत ही गर्म हवा, ध्यान रखना बाबू, जिसका ताप लगभग 1000 केल्विन होता है, तो बहुत गर्म हवा ये निकल रहा है, ध्यान रखना, जिसका ताप कितना है बाबू, 1000 केल्विन ताप है, ठीक है। निचले पेंदे से प्रवाहित की जाती है, निचले पेंदे से प्रवाहित की जाती है, ठीक है। समझते हैं इस बात को, ब्लास्ट फर्नेस वाले बात को। चलो देखा जाए, यहां से हम लोग देखें अगर, तो देखो तो ब्लास्ट फर्नेस निकाले, ब्लास्ट फर्नेस ये मैंने ब्लास्ट फर्नेस बना के रखा है। अब यहां पर हम लोग आ जाए ब्लास्ट फर्नेस के पास। चलो, ये ब्लास्ट फर्नेस का फोटो है बाबू, ध्यान रखना है, नहीं कुछ इस तरह का हम लोग का ब्लास्ट फर्नेस होता है, ठीक है। तो ये आपका ब्लास्ट फर्नेस है। अब इस ब्लास्ट फर्नेस में क्या करना है, ध्यान समझो। ऊपर से हम लोग को कहा जा रहा है, यहां पर ध्यान से दें अगर, तो देखो तो क्या कहा जा रहा है, इसमें ऊपर से हम लोग क्या क्या डाल रहे हैं, तो एक तो और प्लस, और डालना है इसमें, प्लस हम लोग क्या इसमें डाल रहे हैं, तो CaCO3 लाइम स्टोन जिसको कह रहे थे हम लोग, या हम लोग पहले इसको लिख दें, थोड़ा सा इसको मिटा दें। चलो, तो जिस रेशियो में है उस रेशियो को पढ़ लो पहले। नहीं, कैल्सिनाइड अयस्क, कोक और लाइम स्टोन। चलो, तो यहाँ पे आ जाओ, हम लोग और डालेंगे, नहीं और इसमें कोक डालेंगे, कोक मतलब कोयला, कोयला का चूर्ण यहाँ पे डालना है, ध्यान रखना है, प्लस और क्या डालना है हम लोग को, तो लाइम स्टोन, या लाइम स्टोन का मतलब क्या है, CaCO3, इन्हीं को आपको इसमें डालना है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर मैं 10 डॉट 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 करके दिखा देता हूँ, इसमें भाई सब है इस मिक्सचर में, ध्यान रखना है, इस पिक्चर में आपका सब है। ये दिया गया, ध्यान रखना है, अब इसी के माध्यम से ही हम लोग का नीचे आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों का रेशियो कितना है, तो वो रेशियो हम लोग को बता दिया गया कि इनका रेशियो कितना है बाबू, 8:4:1, यही रेशियो है, ध्यान रखना है, ठीक है। यही मात्रा मिलाकर हम लोग इसमें डालते हैं, ध्यान रखना है। अब इसमें होता क्या है, थोड़ा केयर करो, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा केयर करना है कि यहाँ से हम लोग एयर फ्लो करवाएंगे, इधर से हम लोग इधर की ओर, ठीक है, क्या फ्लो करवाएंगे, हॉट एयर, हॉट एयर फ्लो करवाएंगे, गर्म हवा, इधर से भी हम लोग फ्लो करवाएंगे हॉट एयर, ध्यान रखना है, यहाँ से हम लोग फ्लो करवाएंगे हॉट एयर, नहीं गर्म हवा। इस गर्म हवा का टेम्परेचर लगभग कितना है, 1000 केल्विन, नहीं ध्यान रखना है, यहाँ पर जो गर्म हवा है उसका टेम्परेचर कितना है बाबू, 1000 केल्विन, ठीक है। तो 1000 केल्विन टेम्परेचर वाला गर्म हवा इसमें हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं, नहीं अब समझना है, जब 1000 केल्विन टेम्परेचर वाला गर्म हवा यहाँ से प्रवाहित कीजिएगा तो ऊपर से तो कोक आ रहा है, कोयला, नहीं अब ये जब कोयला नीचे की ओर पहुंचेगा तो वो गर्म हवा के जब कांटेक्ट में आएगा, ये सब अभी नहीं देखना है हम लोग को, ये सब हम लोग का
अभी नहीं समझेंगे, हम लोग धीरे धीरे समझ में आएगा सब क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं कि निचले पेंदे से यहाँ से आपको हवा प्रवाहित की गई, तो गर्म हवा प्रवाहित किए नहीं, तो इसमें का जो कोयला होगा जब वो नीचे आएगा, इसमें का जो कोयला जब नीचे आएगा तो वो उस गर्म हवा के कांटेक्ट में आने के कारण उसमें आग लग जाएगा। कोयला में क्या हो जाएगा? आग लग जाएगा, ध्यान रखना है। तो अगर कोयला में आग लग जाए तो कोयला जलने लगेगा, ध्यान रखना है। गर्म हवा और कोयला जब एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो वो कोयला जो होगा उसमें आग लग जाएगा, और जब उसमें आग लगेगा तो वो जलने लगेगा। नहीं, ध्यान रखना है। तो कोयला कहाँ पर जलता है भाई? तो यहीं पर जलता है, यहाँ पर, जहाँ पर टेम्परेचर हम लोग को लिखा हुआ है 2170 केल्विन, यहाँ पर हम लोग का कोयला जलता है। नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या होता है तो कोक यानी कि कार्बन, नहीं, हवा के कारण, गर्म हवा के कारण, गर्म हवा के कारण क्या होता है बाबू? तो जलने लगता है। गर्म हवा के कारण यहाँ पर मैं लिख रहा हूं जलने लगता है, ठीक है। यहाँ पर हॉट एयर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से हटाए। चलिए, तो यहाँ से हम लोग को देखा जाए, बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे हॉट एयर हम लोग डाल रहे हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ हॉट एयर, ठीक है। चलो, तो होता क्या है कि जब आप हॉट एयर यहाँ से डालें और ऊपर से कोयला आ रहा है, नहीं, तो क्या होता है कि जो कोयला है, कोक जिसको हम बोल रहे हैं, कोक गर्म हवा के कारण जलने लगता है। अब जब कोयला यहाँ पर जलना शुरू होगा तो कोयला के जलने के कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो एकाएक बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं, तो वही बोल रहा है कोक गर्म हवा के कारण जलने लगता है, जिसके कारण यहाँ का ताप, यहाँ का ताप जो है, यहाँ का ताप 2170 केल्विन हो जाता है, 2170 केल्विन हो जाता है। ध्यान रखना है, यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा बाबू? 2170 केल्विन हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि एक तो आप गर्म हॉट सप्लाई किए, वो कितना टेम्परेचर था उसका? तो उसका टेम्परेचर था 1000 केल्विन, लेकिन ऊपर से जो कोयला आया वो इस गर्म हवा के कांटेक्ट में आया, और गर्म हवा के कांटेक्ट में आने के कारण क्या हो गया? जल गया। तो जैसे ही आपका कोयला जलेगा तो कोयला के जलने के कारण से हम लोग का और एनर्जी निकलेगा, तो यहाँ का टेम्परेचर जो था वो एकाएक 1000 केल्विन से बढ़कर कितना हो गया? 2170 केल्विन हो जाता है, ध्यान रखना है। तो चूंकि यहाँ पर कोयला जलता है, नहीं, और कोयला का जलना जो है वो क्या होता है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है। यहाँ पर ये कैसा प्रक्रिया होगा अगर हम बोलें तो यहाँ पे कोयला का जलना जो है वो शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ लिख रहे हैं कि यहाँ पे कोयला का जलना कैसा प्रक्रिया होगा? तो वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होगा, ध्यान रखना है। अब अगर ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, नहीं, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, ध्यान रखना है, और यहाँ पे कोयला जल रहा है, इसलिए इसे कम्बसन जोन या दहन जोन कहा जाता है। ये जो भाग है 2170 केल्विन वाला जो भाग है वो कहलाता है हम लोग का दहन जोन। क्या कहलाएगा? ये दहन जोन, ध्यान रखना है। तो इस 2170 केल्विन वाले पार्ट में हुआ क्या? यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो इस 2170 केल्विन वाले पार्ट में यही ना हुआ कि जो कार्बन था, नहीं, वो क्या हुआ? जो हॉट एयर था, हॉट एयर का मतलब ऑक्सीजन, उससे रिएक्शन कर लिया, और रिएक्शन करके क्या बना दिया? CO2 गैस का फॉर्मेशन कर दिया, ध्यान रखना है। और साथ में क्या किया? कुछ एनर्जी रिलीज कर दिया, कुछ एनर्जी जो था ENERGY, कुछ एनर्जी जो था वो क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, ध्यान रखना है। तो ब्लास्ट फर्नेस के रिएक्शन को ध्यान समझ जाना है, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार ध्यान सुन लो। पहले क्या लिया मैंने? ओर, कोक और CaCO3 8:4:1 रेशियो में इसमें डाल रहे हैं, नहीं, उसी समय हम लोग हॉट एयर इसमें फ्लो करवा रहे हैं निचले पेंदे से, ठीक है। अब ये हॉट एयर फ्लो कर रहा है, जैसे ही इसमें का कोयला नीचे की तरफ आएगा, जैसे ही इसमें का कोयला नीचे की तरफ आएगा, हॉट एयर के कारण वो जलने लगेगा, और जैसे ही कोयला जलेगा इस पार्ट का टेम्परेचर, इस पार्ट का टेम्परेचर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2170 केल्विन हो जाएगा, ध्यान रखना है। कोयला जलने के कारण ऐसा हो रहा है। और कोयला का जलना कैसा प्रक्रिया है बाबू? तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोयला जल रहा है, ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, इसलिए इस पार्ट को क्या कह दिया गया? दहन जोन कहा गया। तो आई होप मेरी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ कोयला के जलने से प्रोड्यूस क्या हो रहा है? CO2 गैस, नहीं, तो CO2 क्या है? गैस है। तो CO2 गैस है, तो CO2 यहाँ से ऊपर जाने लगेगा, CO2 यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर अब देख लो 1673 केल्विन है, CO2 गैस ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस पार्ट में समझना है। इस पार्ट में क्या हुआ कि जो CO2 गैस था हम लोगों का, ध्यान रखना है, जो CO2 गैस हम लोगों का था, नहीं, ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, ऊपर टेम्परेचर कम हो रहा है,
नहीं, क्योंकि कोयला तो यहाँ पे जल रहा है, तो कोयला यहाँ पे जलेगा तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा। अब जो भी CO2 गैस बन रहा है वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर टेम्परेचर कितना हो गया 1673। नहीं, अब 1673 केल्विन, नहीं जैसे यहाँ पे 1673 केल्विन पर हम पहुंचे, नहीं तो 1673 केल्विन पर CO2 गैस जो ऊपर गया था वो फिर से ऊपर से आने वाले कोक के साथ, यानी फिर से ये CO2 गैस इस कार्बन के साथ रिएक्शन करने लगता है, क्योंकि कोयला तो और ऊपर से आ ही रहा है। नहीं तो CO2 गैस और कार्बन के बीच में यहाँ पर रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन से आपका बनता है CO गैस। क्या बनता है बाबू तुम्हारा? CO गैस, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तुम्हारा बनता है। ध्यान रखना है किस पोर्शन में, इस पोर्शन में। अब ये जो प्रोसेस है तुम्हारा, ये प्रोसेस तुम्हारा एंडोथर्मिक है, यानी उष्माशोषी है। ये प्रोसेस तुम्हारा एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक यानी उष्माशोषी। तो उष्माशोषी में क्या होता है, यहाँ पर जो कोयला होगा वो जलने के लिए, यहाँ जो कोयला होगा वो जलने के लिए हीट को एब्जॉर्ब किया, तो जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर यहाँ पर घट जाएगा, यहाँ पर जो ताप होगा ताप घट जाएगा। ध्यान रखना है। नहीं, और ताप घट कर कितना हो गया, तो 1673 से घटकर 1423 केल्विन हो जाता है। तो यहाँ पर ताप घट जाएगा और ताप टेम्परेचर यहाँ पर कितना हो जाता है बाबू, तो 1423 केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है। ध्यान रखना है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि पहले कार्बन जला और कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 गैस बनाया। गर्म CO2 गैस नीचे से ऊपर की ओर जाने लगा। वो CO2 गैस जैसे ही यहाँ पर 1673 केल्विन पर आया, नहीं वो CO2 गैस फिर से ऊपर से आने वाले कोयला के साथ रिएक्शन कर लिया, और रिएक्शन करने के बाद क्या बना दिया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना दिया। नहीं, यहाँ पे कोयला को जलने के लिए हीट चाहिए, तो वो हीट को एब्जॉर्ब किया। नहीं, CO2 गैस से सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करने लगा। ठीक है, जैसा ही हीट को वो एब्जॉर्ब किया, उसका सराउंडिंग क्या है, ये वाला ब्लास्ट फर्नेस उसका सराउंडिंग है, तो उसमें से वो हीट को एब्जॉर्ब किया, और ये कार्बन CO2 के प्रेजेंस में और सराउंडिंग के हीट के प्रेजेंस में जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करने लगा। क्योंकि ये प्रक्रिया जो थी वो उष्माशोषी थी, इस कारण से टेम्परेचर 1673 से घटकर कितना हो गया, 1423 केल्विन हम लोग का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। ध्यान रखना बाबू। अब यही कार्बन, यही सब जो कार्बन हमारे पास है और कार्बन मोनोऑक्साइड, यही हमारे कैसे काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यही जो हमारे कार्बन हैं एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो हैं, यही हमारे कैसे काम करते हैं, तो ये काम करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। नहीं, ध्यान रखना है, जो पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे हम लोग का मेन क्या है, और और क्या है, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड में से हमको क्या करना है, आयरन को अलग करना है और ऑक्सीजन को अलग करना है। तो आयरन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा, नहीं तो वो काम करेगा कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन तो हम लोग ऊपर से डाल ही रहे हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपको यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ध्यान रखना है। ठीक, ध्यान रखेंगे। यहां पर जो आप कोक यानी कार्बन जो डाल रहे हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका जो कार्बन होता है वो आयरन ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं करा सकता है। ध्यान रखना है, उसके लिए टेम्परेचर हाई चाहिए। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि भाई कार्बन जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कब करता है, जब टेम्परेचर 1073 केल्विन से ज्यादा हो। नहीं, और कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कब करता है, जब टेम्परेचर 1073 केल्विन से कम हो। नहीं, तो ये कंडीशन है कि किसी खास टेम्परेचर पर ही ये दोनों जो हैं कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड किसी खास टेम्परेचर पे ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। ये नहीं कि सब टेम्परेचर पे हम लोग इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करवा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। चलो भाई, अब यहाँ पर इस जोन में तो समझ में आ गया कि इस जोन में हमारा क्या रिएक्शन हुआ, तो CO2 प्लस कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिए, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए कैसे काम करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब समझेंगे थोड़ा सा। चलो, अब जैसे ही हम 1423 से 1123 केल्विन पर पहुंचते हैं, तो ये पोर्शन जो है, नहीं यहाँ पर जैसे ही ऊपर की ओर आएंगे तो टेम्परेचर और कम होगा। ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये मिडिल पोर्शन है, ये जो है आपका मिडिल पोर्शन है, ये आपका मिडिल पोर्शन है। ध्यान रखना है, मध्य भाग। ठीक है,
अब इस मध्य भाग में क्या होता है भाई, तो इस मध्य भाग को थोड़ा समझने की कोशिश करो। इस मध्य भाग में हम लोग अगर ध्यान दें तो होता क्या है इस मध्य भाग में, कि इस मध्य भाग में आप देखो तो यहाँ पे क्या यूज किए हो, कैल्शियम कार्बोनेट यूज किए हो। नहीं तो जैसे ही ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट आता है वो इस मध्य भाग में टूट जाता है कुछ इस तरह से, ध्यान रखो। CaCO3 नहीं, CaCO3 जो है ये आपका टूट जाता है हीट के कारण। कितना हीट के कारण भाई, तो 1123 केल्विन जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर के कारण ये टूट जाता है कौन सी में, CaO और प्लस CO2 गैस में। ध्यान रखना है ये CaO प्लस CO2 गैस में टूट जाता है। ठीक है, कितने टेम्परेचर पर, 1123 केल्विन पर। ये जो लाइम स्टोन आप डाले थे वो लाइम स्टोन टूट जाता है कौन सी में भाई, तो CaO और CO2 गैस में ये टूट जाता है। ठीक है, अब CO2 तो गैस है, ये हम लोग का यहाँ से बाहर निकल जाएगा। नहीं, जो भी एक्स्ट्रा गैस होंगे वो इसमें से निकलते भी रहेंगे, ध्यान रखना है, यहाँ से एक्स्ट्रा गैस जो होंगे वो सब निकलते भी रहेंगे। तो CO2 गैस हम लोग का निकल रहा है। ठीक है, अब ये CaO जो है वो किस काम का है भाई, तो ये जो CaO होता है उसका यूज यहाँ पे समझो। यहाँ पर क्या होता है कि जो CaO है, ये CaO नहीं सॉरी ये CaO नहीं, वो किससे रिएक्शन करता है, तो याद करो जब हेमेटाइट हम पढ़ाए थे तो उसमें एक और अशुद्धि था SiO2, नहीं सैंड, ध्यान रखना है। तो इस सैंड को अलग करने के लिए ही हम लोग इसका यूज करते हैं, लाइम स्टोन का यूज करते हैं। तो ये लाइम स्टोन टूट जाता है CaO प्लस CO2 में, CO2 तो हमारा बाहर निकल गया। नहीं, और यहाँ पर जो आपका CaO है वो इस अशुद्धि जो हेमेटाइट अयस्क में उपस्थित रहता है SiO2, इससे रिएक्शन करके क्या बना लेता है, CaSiO3 बना लेता है। नहीं तो CaSiO3 जो बना ये क्या है, धातु मल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते थे, स्लैग। नहीं, और ये स्लैग भारी होते हैं इसलिए बर्तन के तल पर यानी इस ब्लास्ट फर्नेस में नीचे आने लगेंगे, नीचे की ओर बैठने लगेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस लाइम स्टोन का काम आपको समझ में आया। नहीं, ये लाइम स्टोन क्या करेगा बाबू, तो लाइम स्टोन 1123 केल्विन पर यानी कि इस मिडिल पोर्शन में क्या होता है, जैसे ही लाइम स्टोन पहुंचता है ये टूट जाता है CaO प्लस CO2 गैस में। इसमें जो CaO है वो हेमेटाइट अयस्क में उपस्थित SiO2 के साथ रिएक्शन कर लेता है और CaSiO3 बनाता है, यानी स्लैग का निर्माण करता है। स्लैग भारी होते हैं इसलिए वो बर्तन के तल पर नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां तो समझ में आ गया नहीं कि चलो भाई यहां पर हम लोगों का कोयला जला, नहीं जलने का आंसर टेम्परेचर एकाएक 170 केल्विन हो गया। यहाँ से CO2 गैस प्रोड्यूस हुआ, CO2 गैस ऊपर की ओर जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा। नहीं, जैसे ही CO2 गैस यहाँ 1673 पहुंचा, ऊपर से आने वाला कोयला फिर उससे रिएक्शन किया, CO2 और कोयला में रिएक्शन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इसलिए टेम्परेचर 1673 से घटकर 1423 हो गया। ये भी समझ में आ गया। नहीं, अब इस पार्ट में क्या हुआ वो समझ में आ गया। जैसे ही मिडिल पोर्शन में पहुंचे तो वहां क्या देख रहे हैं भाई कि मिडिल पोर्शन में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो मिडिल पोर्शन में ये CaCO3 जो है, ये CaCO3 जो ऊपर से आ रहा था इस पोर्शन में वो टूट गया CaCO3 CaO प्लस CO2 में। CO2 गैस है वो तो यहाँ से बाहर निकल गया, लेकिन जो CaO है नहीं, ये हमारा फ्लक्स की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा बाबू, फ्लक्स, और वो भी कैसा फ्लक्स, तो बेसिक फ्लक्स, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड है तो ये बेसिक फ्लक्स है। तो ये हमारा हो गया फ्लक्स, ध्यान रखना है। और ये हो गए हमारे गैंग साहब, ये हमारे हो गए गैंग साहब, यानी अशुद्धि जो होते हैं उनको गैंग कहते हैं। नहीं तो फ्लक्स और गैंग जब मिलते हैं तो इनके मिलने से क्या बनता है, स्लैग, और स्लैग भारी होते हैं इसलिए बर्तन तल पर नीचे बैठ गए। नहीं तो ये हम लोग को समझ में आ गया। चलो भाई यहाँ तो समझ में आ गया। ठीक है, अब ऊपर की ओर जाते हैं। नहीं तो हम लोग कोयला को तो समझ गए, क्या वो कर रहा है, जल रहा है, हीट बढ़ा रहा है। CaCO3 जो है उसका काम समझ में आ गया। अब जो ओर है, ओर उसको देखना है। नहीं तो ओर में हमारे मेनली कौन है भाई, तो ओर में हमारे पास है हेमेटाइट साहब, जिनका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ध्यान रखना है। नहीं, अब इसमें से आयरन ऑक्सीजन को यानी इनका अब रिडक्शन करना है। ठीक है, यही अब बच गए हैं। तो चलो भाई अब इनका क्या होता है, तो तुमको याद करना पड़ेगा जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था। नहीं, पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि आयरन ऑक्साइड, जो आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3 या FeO या Fe3O4, ये सब आयरन के ऑक्साइड होते हैं। और इन आयरन ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन। इन आयरन ऑक्साइड का क्या करना है, रिडक्शन। तो इनका रिडक्शन जो है वो इस ब्लास्ट फर्नेस में दो जगह पे हो सकता है। ब्लास्ट फर्नेस में दो जगह पर होगा। एक जब टेम्परेचर 1073 केल्विन से कम होगा, और एक जब टेम्परेचर 1073 केल्विन से ज्यादा होगा। दो टेम्परेचर पे होगा बाबू, देख लो।
एक तो होगा हम लोग ऐसे यहाँ पे 523 केल्विन है, नहीं तो यहाँ से मान के चलो ये 523 केल्विन से एक हम मान ले 1073 यहाँ तक मान लेते हैं, यानी यहाँ मान लेते हैं कि इतना पोर्शन जो है, इतने पोर्शन का जो टेम्परेचर है वो मान लेते हैं कि 500 से 900 मानो 900 केल्विन तक। नहीं तो ब्लास्ट फर्नेस का इतना जो पोर्शन होगा, इस पोर्शन में इतने भाग में, ठीक है, इतने भाग में आपका क्या होगा, जो आपका ओर है Fe2O3 नहीं या Fe3O4 जो हम लोग बोलते हैं, जो आयरन के ऑक्साइड हैं, उनका रिडक्शन इस पार्ट में होगा। बड़ी ध्यान समझना है, इस पार्ट में रिडक्शन होगा क्योंकि इस पार्ट में टेम्परेचर 1073 केल्विन से कम है, ठीक है। इस पार्ट में जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या है, 1073 केल्विन से कम है, तो इस पार्ट में हम लोग का होगा। और इस पार्ट में आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा बाबू, इस पार्ट में आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो इस पार्ट में रिड्यूसिंग एजेंट होगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। इस पार्ट में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो एक इस पार्ट में रिडक्शन होगा, अब कहाँ होगा, तो एक होगा हम लोगों का इस पार्ट में, ध्यान रखना है, यहाँ वाले पार्ट में, जहां पर टेम्परेचर जो है वो 1073 केल्विन से क्या है, ज्यादा है। नहीं ध्यान रखना है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है इतना ही पार्ट में, इसके नीचे वाले पार्ट में नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में, यानी यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, तो 1073 केल्विन से ज्यादा, 1073 केल्विन से ज्यादा ताप अगर होगा तो वहां पर, और इस केस में आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कौन करेगा, तो इस पार्ट में आपका रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो रिड्यूसिंग कौन होगा, कार्बन, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो ओर है, आयरन ऑक्साइड जो है, ओर का मतलब है क्या समझना, आयरन ऑक्साइड, और ये जो आयरन ऑक्साइड है उस आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, तो एक बार 1073 केल्विन से कम ताप पर, तो कहाँ है भाई कम ताप, नहीं तो चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में, यानी जब टेम्परेचर 500 से 900 केल्विन के बीच में होगा, नहीं तो ये टेम्परेचर देख लो, ये टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर हम लोग का 1073 केल्विन से क्या है, कम है। तो उस केस में हम लोग का आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन हो सकता है, और इस केस में रिडक्शन करवाने के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो कौन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और एक कहाँ होगा, 1073 केल्विन से ज्यादा, तो 1123 के नीचे ही ना कहीं, 1123 1073 केल्विन से ज्यादा, तो यानी यहाँ पे हो सकता है, हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, नहीं इस पार्ट में डाल सकते हैं 1073 केल्विन, क्योंकि हमको तो यहीं से 900 के बाद यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, इसके थोड़ा सा ऊपर से, तो 1073 केल्विन से जो ज़्यादा टेम्परेचर होगा, यानी इसके पहले तक ध्यान रखना है, ठीक है, उस पर हम लोग का रिड्यूसिंग तरह काम कौन करेगा, कार्बन। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना होगा। चलो तो अब हमको मान लो कि ओर का रिडक्शन कराना है, ओर का रिडक्शन हम लोग को कराना है, ठीक है। एक बार और मैं इसको बता दूं, पूरा घचपच हो रहा है लेकिन आप वीडियो को बार बार देखिएगा, नहीं यहाँ पे सब क्या क्या सर लिख दिए, ठीक है, तो एक बार वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा, नहीं बार बार रिपीट करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या किए, फिर से बोल रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ओर ले लिए, कोक ले लिए और CaCO3 ले लिए, नहीं इनका मिक्सचर बना दिए, रेशियो क्या रहेगा 8:4:1, इनको हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में डालेंगे, ठीक है। डालने के समय ही हम लोग यहाँ से नीचे से क्या डालेंगे बाबू, तो नीचे से हम लोग हॉट एयर यहाँ से फ्लो करवाएंगे, हॉट एयर जाएगा, इस हॉट एयर के कारण ऊपर से आने वाला कोयला जल जाएगा, जलने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 2170 केल्विन होगा। कोयला जब जलता है तो वो क्या होता है, उसमें छेपी प्रक्रिया होता है, तो कोयला जलता है तो वहाँ का ताप बढ़ जाता है, तो ताप बढ़े कितना हो गया, 2170 केल्विन हो गया। कोयला के जलने से हम लोग को देखा जाए तो कोयला के जलने से, यहाँ पे कोयला आपका जला है, कार्बन के जलने से क्या बना, CO2 गैस बना, ध्यान रखना है, और कुछ एनर्जी आपका रिलीज हुआ, तो यहाँ जो CO2 गैस बनता है वो CO2 गैस ऊपर की ओर जाता है 1673 केल्विन पर। जैसे ही CO2 गैस पहुँचता है यहाँ पर क्या होता है, इस पोर्शन में ये CO2 गैस फिर से ऊपर से आने वाले कोयला के साथ रिएक्शन करता है, CO2 गैस ऊपर से आने वाले कोयला के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। नहीं तो ये सब हो रहा है, प्रक्रिया हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो इस पोर्शन में हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। चूंकि ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होती है, उष्माशोषी होती है, इसलिए इस पोर्शन का ताप और तेजी से घट जाता है, 1673 से एकाएक कितना हो जाता है, 1423 केल्विन आपका हो जाता है,
ठीक है। अब आता है मिडिल पोर्शन, ब्लास्ट फर्नेस का मिडिल पोर्शन, जहां पर टेम्परेचर लगभग मापा जाता है कितना, 1123 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पर क्या होता है भाई, तो इस टेम्परेचर पर हम लोग क्या होता है, तो जो लाइम स्टोन हम लोग यूज किए थे CaCO3, ये टूट जाता है CO प्लस CO2 में। नहीं, इसमें CO2 तो गैस है, तो ये तो हमारा बाहर निकल गया। नहीं, लेकिन CaO जो है ये फ्लक्स की तरह काम करता है, बेसिक फ्लक्स की तरह। नहीं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि जो हेमेटाइट ओर होता है, इसके साथ एक अशुद्धि होती है SiO2, तो इसको हटाने के लिए ही ये फ्लक्स काम करता है CaO। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और बना देते हैं CaSiO3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लैग। स्लैग भारी होता है, इसलिए बर्तन तल पर नीचे बैठ जाता है। ये हम लोग का हो गया। तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग का स्लैग जो है वो बर्तन तल पर नीचे बैठ जाएगा। और देख रहे हो यहाँ से स्लैग आपका निकल रहा है, यहाँ से हम लोग फोटो बनाए हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका स्लैग क्या होता है, यहीं से आपका बाहर निकलता है। तो स्लैग का आउटलेट है, स्लैग यहाँ से हम लोग का बाहर निकलेगा। ये समझ में आ गया। तो कोयला जल गया, CaCO3 स्लैग बना दिया, CaCO3 जो था उसमें CaO स्लैग बना दिया। अब क्या बचा, ओर। तो ओर का मतलब आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड जो है इसका क्या होगा, तो उसी के लिए हम लोग बात किए कि आयरन ऑक्साइड जो है इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन कराने के लिए रिड्यूसिंग कौन कौन से हैं भाई, तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कम काम करेगा जब टेम्परेचर 1073 केल्विन से कम होगा, यानी टेम्परेचर लगभग 500 से 900, यानी इस भाग में, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग होगा, इसमें हम लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कौन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। और जब टेम्परेचर यानी इसके जस्ट नीचे से आएंगे 1073 केल्विन से जब ज्यादा टेम्परेचर होने लगेगा, तो उस केस में रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा, कार्बन काम करेगा। कोक यानी जो कोयला होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने लगेगा। तो आई होप मेरी बात आपको इतना समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब रिडक्शन का रिएक्शन तो हम लिख चुके हैं पहले ही, नहीं जो पिछले क्लास में, अभी जस्ट पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था रिडक्शन का रिएक्शन। चलो फिर से लिख देते हैं। देखिए, तो यहां पर अब क्या करना है, एक बार और ब्लास्ट फर्नेस को ले आया जाए। चलिए, ये आ गए हमारे ब्लास्ट फर्नेस साहब, आ गए। चलिए, अब यहां पर समझा जाए। तो मैंने आपको बताया कि हम लोगों का यहां से लेकर यहां तक ये जो भाग होता है, इस भाग में हम लोगों का रिडक्शन होगा। तो क्या होगा भाई इस भाग में, समझो। मैंने पिछले क्लास में बताया था, उस रिएक्शन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। Fe2O3 ये आपका आयरन ऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, तो हमको पता है कि जो CO है ये CO2 में बदलेगा, और जो Fe2O3 है वो हम लोगों का Fe2O3 जो है ये हम लोग कन्वर्ट कर सकता है इसमें Fe3O4 में, इसमें कन्वर्ट कर सकता है। कब, जब यहाँ टेम्परेचर कम रहेगा 573 केल्विन से। अगर आपको याद हो जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, 573 केल्विन से 673 केल्विन अगर टेम्परेचर रहे, तो उस केस में हम लोगों का Fe2O3 Fe3O4 में बदलता है और प्लस में क्या बनाता है बाबू, तो CO2 गैस बनाता है। ध्यान रखना है क्या बनता है यहाँ पर, CO2 गैस। फिर ये जो Fe3O4 है, Fe3O4 जो है ये फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो ये Fe का फॉर्मेशन करता है और प्लस में आपका CO2 गैस बनता है। ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो आपका था लगभग, हम लोग हाई टेम्परेचर लिख रहे हैं 773 से 873 था, हम सीधे 873 केल्विन लिख रहे हैं। तो 873 केल्विन पर ये जो Fe3O4 जो यहाँ पर बना, वो Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन किया और क्या चीज बदल गया, Fe में बदल गया। तो हमको तो यही ना चाहिए भाई, यहाँ पर Fe सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड लिखा रहता है, इस समझ लीजिए। यहाँ पर जो लिखा रहता है वो देखा जाए, यहाँ पर ऐसे लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है S/L। नहीं, तो इसका मतलब होता है स्पॉन्जी आयरन, यानी यहाँ जो आयरन होता है वो मुलायम टाइप का होता है। टेम्परेचर इतना हाई हाई चल रहा है तो मुलायम तो होगा ही। चलो, तो ये हम लोग का संभावना होता है। तो यहाँ पर देख लो, Fe2O3 ये आपका ओर हो गया, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। नहीं, ये हमारे ओर साहब हो गए, ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट साहब हो गए। नहीं, और ये जब इससे रिएक्शन किए लो टेम्परेचर पर 573 से 673 केल्विन पर, तो उस समय मिक्स्ड ऑक्साइड Fe3O4 और CO2 गैस बना। फिर ये मिक्स्ड ऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कर सकता है 873 केल्विन पर, क्योंकि यहाँ पर तो टेम्परेचर माने हैं, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 500 से बढ़ते जा रहा है। नहीं, तो पहले मान लो कि यहाँ पर इस पॉइंट पर, नहीं इस पॉइंट पर ये वाला रिएक्शन हुआ होगा। नहीं, अब जैसे से नीचे आएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो गया होगा, 873 केल्विन। नहीं, तो इस पॉइंट पर क्या बना, Fe3O4 बना।
तो जब टेम्परेचर 573 से 673 यहाँ पर इस पॉइंट पर है, नहीं अब यहाँ पे ये जो बना वो नीचे आया, तो नीचे आया तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो नीचे से आ ही रहा है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड वो फिर 873 केल्विन पर Fe3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड जो था उससे रिएक्शन किया और क्या प्रोड्यूस कर दिया, आयरन। तो हमको तो आयरन ही चाहिए था ना भाई, यहाँ पे आयरन हम लोग को मिल गया। ध्यान रखना है, ये हो सकता है। या हम लोग बताए थे इसको, अगर आपको याद हो तो, या हम लोग क्या हो सकता है कि ऊपर से जो Fe2O3 आप डाले हैं, ऊपर से जो Fe2O3 डाले हैं वो सीधे यहाँ पहुंच गया इस टेम्परेचर पर, यानी इस टेम्परेचर पर। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है बाबू, तो हम लगभग कितना मान लिए हैं, 873 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर माने हैं। तो मान लो डायरेक्ट आपका जो Fe2O3 था, नहीं वो कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में आया, और उस समय कितने टेम्परेचर पे कांटेक्ट में आया, तो 873 केल्विन टेम्परेचर पे कांटेक्ट में आया। तो अगर 873 केल्विन टेम्परेचर पे कांटेक्ट में आएगा तो उस केस में ये Fe2O3 CO से रिएक्शन करके क्या बना देगा, FeO बना देगा, आयरन ऑक्साइड बना देगा, और प्लस CO2 गैस आपको फॉर्म कर देगा। तो ये हम लोग का बनेगा 873 केल्विन पर। तो या तो ऐसे ऐसे होगा, नहीं, या जो Fe2O3 है वो सीधे 873 केल्विन पर इससे मुलाकात हुआ, तो उस केस में ये आयरन ऑक्साइड यानी फेरस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपको बना देगा। ठीक है, तो एक तो इस पार्ट में इसका रिडक्शन हो सकता है, नहीं, या आप और ऊपर से डाले हैं, तो और ऊपर से डाल रहे हैं, तो और ऐसा नहीं ना कि यहीं पर सारा चीज रिएक्शन हो जाएगा, नहीं, तो आप और ऊपर से डालते हो तो चूर्ण फॉर्म में नीचे आ रहे हैं, नहीं, चूर्ण फॉर्म में नीचे आ रहे हैं, तो चूर्ण फॉर्म में जब नीचे आ रहे हैं, चूर्ण फॉर्म में जब नीचे आ रहे हैं, ध्यान रखना है बाबू, नहीं तो कुछ और यहाँ पर रिएक्शन करने लगे, कुछ और यहाँ पर रिएक्शन करने लगे, नहीं तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया। डायरेक्ट अगर Fe2O3 यहाँ पे आएगा तो वो रिएक्शन भी मैंने आपको दिखा दिया। नहीं, अब कुछ और ऐसे भी तो होंगे जो नीचे यहाँ पर आ जाएंगे इस भाग में, नहीं तो इस भाग में अब जो रिएक्शन होगा तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा, कार्बन। ध्यान रखना है। तो ये जो भी हम लोग लिखे यहां से यहां तक, ये किस टेम्परेचर पे लिखे, बिलो 1073 केल्विन टेम्परेचर। ध्यान रखना है, 1073 केल्विन से कम ताप पर ये सब होगा, ध्यान रखना है। अब 1073 केल्विन से ज्यादा ताप होगा तो वहां पर क्या होगा, नहीं ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर टेम्परेचर हम लोग का 1000 यहाँ से लेकर यहाँ तक हम मान लेते हैं, नहीं कि हमारा टेम्परेचर जो है वो 1073 केल्विन से ज़्यादा है। तो इस पार्ट में क्या होगा, इस पार्ट को समझने की कोशिश करो। तो इस पार्ट में क्या हो सकता है कि जो आपका ओर है, तो ओर कौन है भाई, आपका Fe2O3 है, ये कार्बन से रिएक्शन कर सकता है। अब अगर ये कार्बन से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सीधे यहाँ पर हम लोग को आयरन बन जाएगा Fe। यहाँ पे सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड लिखा जाता है क्योंकि ये मुलायम होता है, सॉलिड लिक्विड दोनों फॉर्म में होता है, और स्पॉन्जी आयरन इसको बोलते हैं। और प्लस में हमारा क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है, ध्यान रखना है। या इस फॉर्म पर, इस टेम्परेचर पर ये बात भी हो सकती है, या ये बात भी हो सकती है कि यहाँ पर देखो तो 873 केल्विन पर क्या बना था, आयरन ऑक्साइड। अब ये आयरन ऑक्साइड नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये आयरन ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ये कार्बन से रिएक्शन कर सकता है, और कार्बन से रिएक्शन करके हमको क्या बना सकता है, Fe सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये फॉर्म कर सकता है। ध्यान रखना है। नहीं तो यहां से भी देख लो तुमको आयरन यहां से मिल जा रहा है, तुमको यहां से भी देख लो तुमको क्या मिल जा रहा है, आयरन मिल जा रहा है। ठीक है, नहीं तो किस फॉर्म में आता है, नहीं Fe2O3 फॉर्म में डायरेक्ट यहां आ गया 1073 केल्विन ताप पर, तो उस समय रिएक्शन ये हो जाएगा। अगर यहां पर ऊपर में FeO बना था और FeO नीचे आ गया, नहीं तो जैसे ही वो नीचे आएगा तो 1073 केल्विन से ज्यादा ताप पर वो फिर कार्बन से रिएक्शन करेगा और Fe प्रोड्यूस करेगा। नहीं तो कहीं से भी आओ, ऊपर से आप आते जाओगे तो आपको आयरन मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे आप Fe2O3 के फॉर्म में आओ, चाहे आप FeO के फॉर्म में आओ, हमको तो आयरन मिल ही जाएगा। ध्यान रखना है, तो हमको आयरन ही तो चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब यहां से क्या होता है, बात समझ लो। नहीं अब ऊपर से जो हम लोग को क्या मिल गया, आयरन मिल गया, यहाँ पर आयरन मिल गया, यहाँ भी हम लोग को आयरन मिल गया। तो जो भी आयरन हम लोग को मिलते आएंगे वो सब आयरन जो होंगे वो भारी होते हैं, तो बर्तन तल पर, सॉरी, जो भी आयरन हम लोग को यहाँ बनते आएंगे वो नीचे की तरफ आएंगे। अब जैसे ही वो नीचे की तरफ आते हैं और जैसे ही इस टेम्परेचर पर पहुंचते हैं 1423 से 1673 केल्विन, इस टेम्परेचर पे जब वो पहुंचते हैं, ध्यान समझना है, तो इस टेम्परेचर पर होता क्या है कि जो आपका आयरन है Fe
जो सॉलिड है नहीं वो मेल्ट कर जाता है, क्योंकि स्पॉन्जी तो है ही, सॉलिड लिक्विड देख लो लिख रहे हैं यहाँ भी सॉलिड लिक्विड हम लोग का होगा, तो ये स्पॉन्जी है। इस टेम्परेचर पर आने पर ये आपका Fe जो है वो मेल्ट कर जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। इस टेम्परेचर पर 1423 से 1673 केल्विन को जैसे ही वो पार करता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है। इस टेम्परेचर पर जो स्लैग होता है आपका, स्लैग कौन, CaSiO3, वो भी आपका मेल्ट कर जाता है। 1423 से 1673 केल्विन पर आपका जो स्लैग है वो भी मेल्ट कर जाता है, और दोनों मेल्ट करके नीचे की ओर आने लगते हैं, नीचे की ओर आने लगते हैं, नीचे की ओर आने लगते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपका जो आयरन होता है ये भारी होता है, किससे, स्लैग से। आयरन क्या होता है, भारी होता है स्लैग से, तो आयरन सबसे पहले नीचे बैठेगा, ध्यान रखना है। ये आपका आयरन यहाँ पर बैठना शुरू कर दिया, ये आपका आयरन बैठ रहा है जो हम लोग यहाँ पे येलो कलर से दिखा रहे हैं। चलो कलर चेंज करते हैं स्लैग का, स्लैग को रेड कलर ले लेते हैं, ध्यान रखना है। तो ऊपर आपका यहाँ पर स्लैग बनाना शुरू हो जाएगा, तो एक अलग लेयर आपका बनेगा, ध्यान रखना है। तो ऊपर आपका ये स्लैग जमा होगा, और नीचे जो होगा आपका क्या जमा होगा बाबू, तो ये नीचे तुम्हारा जमा हो जाएगा आयरन, ध्यान रखना है। तो ये जो येलो वाला है वो है Fe का मेल्ट, Fe मेल्ट, नहीं मेल्ट मतलब पिघला हुआ रूप, आयरन का पिघला हुआ रूप। और ये जो हम रेड कलर लिखे हुए हैं ये क्या है, स्लैग, SLAG, स्लैग, मोल्टेन स्लैग, और स्लैग का फॉर्मूला क्या था, CaSiO3। तो ये दो लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, ध्यान रखना है। आयरन मेल्ट और स्लैग दोनों जो है वो दो लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। देख लो यहाँ से आपका जो था वो कौन बाहर निकल रहा है, स्लैग जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगा, और यहाँ से आपका कौन बाहर निकलेगा, मोल्टेन पिग आयरन यहाँ से आपका बाहर निकलेगा। यहाँ पर जो लोहा आपको मिलता है उस लोहा को हम लोग पिग आयरन कहते हैं। पिग आयरन क्यों कहते हैं, पिग मतलब समझते हैं सुअर, सुअर क्या होता है, साफ सुथरा की गंदा, नहीं साफ सुथरा नहीं होता है, गंदा होता है। तो गंदा होता है, तो यहाँ भी जो लोहा हम लोग को मिलता है, ठीक है, लोहा मिला, ठीक है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ गंदगी प्रेजेंट रह जाता है, ठीक है। तो क्या गंदगी प्रेजेंट रहता है, ऊपर से जो लोहा आता है नहीं वो अपने साथ, चूंकि आप कोयला भी डाले हुए हैं तो कुछ कोयला के कण उसमें घुस जाते हैं, इस पिग आयरन में कुछ कोयला के कण घुस जाते हैं। जब कोयला मतलब कार्बन के कण, अब उस कार्बन के कण को जब चेक किया जाता है तो कार्बन के कणों का प्रतिशत इस लोहे में लगभग 4% रहता है। लगभग कितना रहता है, 4% आपका रहता है, ध्यान रखना है। फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे भी अशुद्धियां हैं नहीं, जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, मैग्नीज, सिलिकॉन, ये सब अशुद्धियां जो हैं वो भी हम लोगों का कैल्सिनेशन में पूर्णतः नहीं निकल पाती हैं। तो कुछ बहुत कम मात्रा में वो अशुद्धियां भी इस पिग आयरन में प्रेजेंट रहती हैं, ध्यान रखना है। इसीलिए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लोहा नहीं है, यानी लोहा का ये सबसे शुद्धतम रूप नहीं है, इसमें कुछ अशुद्धियां रहती हैं। मेन अशुद्धि कौन है इसमें, कार्बन, जो कि कितना परसेंट रहता है बाबू, 4%। तो पिग आयरन में पूछता है पिग आयरन में कार्बन का प्रतिशत बताओ, तो 4% बता देना तुम, ठीक है। तो ये ओवरऑल हम लोगों का जो होता है वो मैंने आपको समझा दिया कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कहाँ पर क्या क्या होता है। तो जब भी कोई आयरन का एक्सट्रैक्शन आपसे पूछता है तो आयरन के एक्सट्रैक्शन में आपको ये सारी बातें लिखनी होंगी, सारी बातों को ढंग से लिखना होगा, ध्यान रखना है। सबसे पहला कम्बसन जोन, नहीं दहन जोन, जहाँ कोयला जलता है। सेकेंड पार्ट में हम लोग को देखा जाए तो CO2 कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इस जोन को उष्माशोषी जोन कहते हैं। नहीं, इस पार्ट में क्या हुआ था, तो स्लैग बना था, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते थे, याद करो, स्लैग फॉर्मेशन जोन बोलेंगे। नहीं, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं धातु मल निर्माण जोन, ये भाग होता था। नहीं, उसके बाद क्या बच गया, अयस्क। तो अयस्क का रिडक्शन कितने जगह पर होगा, 2 जगह पर होगा, एक इस पार्ट में और एक हम लोग का इस पार्ट में रिडक्शन होगा। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। यहाँ पर कौन होगा आपका, तो कार्बन होगा। ये हम लोग को बता दिया गया, ठीक है। कहाँ पर कौन सा रिएक्शन, यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा वो हम लोग को बता दिया गया, और इस पार्ट में कौन सा रिएक्शन होगा वो आपको बता दिया गया। ओवरऑल हम लोगों को इन दोनों पार्ट से क्या मिलेगा, तो लोहा मिलेगा। ये लोहा क्या कहलाएगा, तो पिग आयरन कहलाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये जो पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं रिडक्शन जोन, अवकरण जोन, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होता है किसका, अयस्क का। तो ये दोनों पार्ट रिडक्शन जोन कहलाते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट होता है 1423 से 1673 केल्विन वाला जोन, ये जो पार्ट है इसको आप उष्माशोषी जोन भी कहते हैं, या इसको फ्यूजन जोन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फ्यूजन। क्यों फ्यूजन जोन कहते हैं, फ्यूजन का मतलब होता है बदलाव। नहीं, तो यहाँ पर जो था होता क्या है, आयरन जो सॉलिड था वो लिक्विड में बदल जाता है, इसलिए इस पार्ट को फ्यूजन जोन कहा जाता है। तभी
ब्लास्ट फर्नेस में सभी जोन का नाम है, ध्यान रखना है। इसको क्या कहते हैं हम लोग 2170 वाला केल्विन को? कम्बसन जोन। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? कम्बसन जोन। ध्यान रखना है, ये आपका है कम्बसन जोन, ध्यान रखना है, ठीक है। कोयला जला, फिर यहाँ पर फ्यूजन जोन ये कहलाता है। ये आपका रिडक्शन जोन है, 2 पार्ट, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। 1123 वाला क्या है? तो ये स्लैग फॉर्मेशन जोन है, इसको हम लोग कहते हैं स्लैग फॉर्मेशन जोन, ठीक है। तो इसको आपको बढ़िया से बड़ा सा बनाइएगा और ढंग से लिखिएगा। तो ये स्लैग फॉर्मेशन जोन कहलाता है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से ब्लास्ट फर्नेस में बहुत सारे जोन होते हैं और अलग अलग जोन में अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। उन्हीं बातों को मैंने आपको बता दिया। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ध्यान रखना है, ठीक है। अब जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई, नहीं, जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई स्मेल्टिंग में, नहीं, उन सभी बातों को मैंने सिस्टमैटिक लिख दिया है, ध्यान रखना। उन सभी बातों को मैंने सिस्टमैटिक लिख दिया है, इसको आप देख सकते हो। जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई हैं उन सभी बातों को मैंने सिस्टमैटिक लिख दिया है, ठीक है। उन सभी बातों को आप देख सकते हो। अब हम लोग को वहां बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया है, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द फर्नेस, वात्य भट्टी के अंदर होने वाली अभिक्रियाएं। यही आपका वात्य भट्टी है, नहीं, जिसको ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। इसके अंदर होने वाली अभिक्रियाएं, तो वही सब लिखा हुआ है कि गर्म हवा के कारण कोक भट्टी के निचले सतह पर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। CO2 गैस होने के कारण से भट्टी में नीचे से ऊपर जाने लगता है। नहीं, देख रहे हो, C+O2 कम्बसन जोन में क्या बनता है बाबू? तो CO2 गैस और प्लस हीट बनता है। नहीं, चूंकि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए यहाँ अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा यहाँ ताप लगभग 2170 केल्विन तक हो जाता है। भट्टी के इस जगह को कम्बसन जोन यानी दहन जोन कहते हैं। यही था आपका कम्बसन जोन, ध्यान रखना है, जहां पर आपका कोयला जलता है। और यहाँ पर रिएक्शन कौन सा होता है? तो यहाँ पर रिएक्शन यही वाला होता है। जो कोयला है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 गैस बनाता है और साथ साथ हीट रिलीज करता है, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पर इतना हो जाता है। तो वो हम लोग को बताया गया, ठीक है। तो उस बात को जो मैंने समझाया था उसी बात को मैंने लिख दिया है, ये पेज ऐसे ही खाली है। चलिए यहाँ पे आ जाए, तो अब ऊपर वाले पोर्शन पे आ जाओ, यानी इस पोर्शन में। तो इस पोर्शन में क्या होता है? तो मैंने बताया था, जो CO2 गैस यहाँ पर बनता है वो ऊपर की ओर जाता है। और ये CO2 गैस किससे रिएक्शन करता है? तो ये CO2 गैस कार्बन से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हम लोग का बनाता है, नहीं, और साथ साथ कुछ हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये उसमें शोषी रेंज होता है, नहीं। तो ये जो भाग था हम लोगों का, ये वाला भाग, इस भाग को उष्माशोषी जोन भी कहते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर 1673 से घटकर 1423 केल्विन हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये उष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, उसी बात को मैंने यहाँ पे डिटेल लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए फिर यहाँ पे आ जाए, नहीं, तो मैंने इस पोर्शन को कहा था कि ये जो पोर्शन है ये मिडिल पोर्शन है, और इस मिडिल पोर्शन में क्या होता है? तो स्लैग बनता है, इसलिए इसको स्लैग फॉर्मेशन जोन कहते हैं। देखिए सब लिखा हुआ होगा आपको, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, धातु मल निर्माण जोन। ये जो भाग होता है उसे धातु मल निर्माण जोन कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो CaCO3 आपका टूट जाता है CaO और CO2 गैस में। तो CO2 गैस तो आपका बाहर निकल जाता है, नहीं, और ये CaO कैसे काम करता है? तो ये फ्लक्स की तरह काम करता है। और यही जो फ्लक्स है वो उपस्थित अशुद्धि जो कि SiO2 है, ये हम लोग का इम्प्यूरिटी है, जिसको आप गैंग कहते हैं, GANGUE, इस गैंग के साथ रिएक्शन करता है और CaSiO3 जो कि स्लैग बनाता है, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं? धातु मल कहते हैं। ये धातु मल भारी होता है और बर्तन के तल पर नीचे बैठने लगता है। तो वही सब बात मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो ये बात भी आप समझ सकते हैं, सब बात मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है, आयरन ऑक्साइड के अवकरण की प्रक्रिया भट्टी के 2 भागों में होती है, ठीक है। मैंने ही बताया कि 2 भागों में होती है भाई। कहाँ कहाँ? तो लिख रहा है, एक वहाँ जहाँ ताप 1073 केल्विन से कम होता है, अर्थात भट्टी के ऊपरी भाग में, ठीक है। यहाँ आयरन ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा? तो CO होता है, न कि कार्बन होता है। ये सब बात समझा चुके हैं, और ये रिएक्शंस भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो वही सब रिएक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो ये सब समझा चुके हैं भाई, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये सब हम लोग समझ चुके हैं। चलो अब यहाँ से जब टेम्परेचर, दूसरा रिडक्शन कहाँ होता है? तो दूसरा वहाँ जहाँ ताप 1073 केल्विन से ज़्यादा होता है, अर्थात भट्टी के मध्य
में जहाँ का ताप 900 केल्विन से 1500 केल्विन तक होता है, वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, तो देख लो आयरन ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन किया नहीं और हम लोग का Fe और CO में कन्वर्ट कर गया, या जो हेमेटाइट होगा वो 3 कार्बन से रिएक्शन करेगा और Fe और CO में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये सब रिएक्शन मैं आपको समझा चुका हूँ, उसी सबको मैंने डिटेल यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि सर घचपचा दिए या छोड़ दिए, नहीं, तो सबको मैंने साफ साफ फिर आपको लिख दिया है हर एक स्टेप को, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग को बता दिया गया। फिर हम लोग को देखा जाए तो बताया गया फ्यूजन जोन, नहीं फ्यूजन जोन भट्ठी का लोअर पार्ट होता है, नहीं, जहाँ का ताप 1423 केल्विन, ये वाला पार्ट, इसको फ्यूजन जोन कहते थे, 1423 केल्विन से 1673 केल्विन होता है। इस रीजन में स्पॉन्जी आयरन नहीं मेल्ट कर जाता है। तो स्पॉन्जी आयरन का मतलब वही सॉलिड लिक्विड हम नहीं लिख रहे थे, तो आपको मैं बोल चुका हूँ। तथा कुछ अशुद्धियों जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज etc को घुला लेता है, ठीक है। इस रीजन में स्लैग CaSiO3 भी मेल्ट कर जाता है। तो ये सब बात मैं बोल चुका हूँ, ध्यान रखना है। इस जोन को हम लोग कहते हैं जोन ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ये आपका जोन ऑफ फ्यूजन है। अगले पॉइंट पे आ जाइए, ठीक है। चलो, मोल्टेन आयरन तथा स्लैग दोनों ही भट्ठी के सबसे निचले हिस्से में जाकर बैठने लगते हैं, सही मैंने बोल दिया है, तथा दो अलग अलग लेयर का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना है, लिख दिया है। मोल्टेन स्लैग चूंकि हल्का होता है इसलिए वह अपर लेयर का निर्माण करता है, तथा मोल्टेन आयरन भारी होने के कारण से लोअर लेयर का निर्माण करता है। तो इसका फिगर भी मैं बना के आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। सब बात मैंने जो समझाया था उसी को डिटेल रूप में मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। चलो, फिर लिखा हुआ है इस भट्ठी में मिला आयरन, इस भट्ठी में मिला आयरन 4% कार्बन तथा कई अशुद्धियां कम मात्रा में रखे रहता है। इस आयरन को पिग आयरन कहते हैं। इस आयरन क्या कहते हैं बाबू? पिग आयरन कहते हैं। पिग आयरन को कास्ट आयरन में बदला जाता है, नहीं, पिग आयरन चूंकि ज़्यादा इसमें अशुद्धि होता है तो उसको कास्ट आयरन में बदला जाता है। कास्ट आयरन में अशुद्धि थोड़ा कम रहता है। कास्ट आयरन में जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो 3% होता है, पिग आयरन में 4% था, नहीं, और इसमें कितना हो जाएगा? 3% आपको हो जाएगा। तो देखना है, पिग आयरन को कास्ट आयरन में बदला जाता है, ठीक है। बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो बस याद रखिएगा कि पिग आयरन को रद्दी लोहे तथा कोक के साथ गर्म हवा के झोंकों द्वारा पिघलाया जाता है। नहीं, ये प्रक्रिया आप कीजिएगा तो उसके कारण क्या होगा कि आपका कार्बन का परसेंटेज थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं, और कार्बन का परसेंटेज कितना हो गया? तो कास्ट आयरन में 3% कार्बन रहता है तथा यह आयरन कठोर तथा भंगुर होता है, ठीक है। ये बात हम लोग को हो गया। अब इसके बाद एक और इसमें आता है रॉट आयरन, ठीक है। तो रॉट आयरन को हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे। आज के क्लास में मैंने एक्सट्रैक्शन आपको पढ़ा दिया। एक्सट्रैक्शन जब पूछेगा ना तो आपको इतना ही लिखना है, ध्यान रखना है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में हम लोग क्या क्या करना है, उन सबको मैंने आपको ढंग से बता दिया, उनको आपको लिखना है। तो ये 5 मार्क्स में आता है, इसलिए आपको इसको ढंग से लिखना पड़ेगा। कम से कम आपका 1.5 पेज, 1 पेज, 2 पेज में होना चाहिए। 5 मार्क्स का मतलब ये होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।